नमस्कार, जर्मन टाइम्स में आपका स्वागत है। जर्मन संवाद में आज हम जिस व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं वो युवा महिला नेत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी से रायगांव विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जिले की महामंत्री के रूप में काम कर रही हैं। तमाम क्षेत्रीय मुद्दे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के मुद्दे हैं। तमाम चीज़ों में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है प्रतिमा बागड़ी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जर्मन टाइम्स में। प्रतिमा जी, चर्चा को हम पहले सवाल से फिर चर्चा का ये विषय ये कि आप महिला मोर्चा की महामंत्री रही और फिर आपने उपचुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के टिकट से रायगांव विधानसभा में। नहीं, महिला मोर्चा की महामंत्री रही, उसके बाद मेन में भी हाँ, आप महामंत्री का दायित्व लेने के बाद तो आपको रायगांव विधानसभा की टिकट मिलती है जी, आप चुनाव लड़ती हैं। जी। ठीक है, वो आपको वो हार का सामना करना पड़ता है। कैसा रहा आपका राजनीति का सफर, कैसा रहा? राजनीति का सफर चुनाव के पहले का संगठनात्मक रहा और चूंकि जनप्रतिनिधि हमारे परिवार में हमारे पिताजी और माताजी दोनों ही जनप्रतिनिधि के रूप में जिला पंचायत मेंबर रहे हैं। पिताजी हमारे लास्ट इलेक्शन तक अभी पार्षद रहे हैं, वार्ड पार्षद भी रहे हैं। तो इसलिए वो एक परवरिश जो है हमारी उसमें हुई है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली का बिलोंगिंग है उसकी। मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि आपकी जो शुरुआती जो कांग्रेसी पृष्ठभूमि रही है आपके परिवार की। पिताजी की जी, पर मैंने अपनी पॉलिटिकल जब से शुरुआत की है पॉलिटिक्स की, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के बाद उसके बाद संगठनात्मक रूप में मैं पदाधिकारी हुई, नियुक्त हुई। उसके बाद मैं लगातार उसी कार्य क्षेत्र में काम कर रही हूँ। ठीक है, रायगांव विधानसभा में आप चुनाव लड़ती हैं, उपचुनाव लड़ती हैं, क्योंकि तमाम लोग टिकट की दावेदारी कर रहे थे। वहाँ पे स्वर्गीय जो पूर्व विधायक हैं ध्रुव कुशल बागड़ी, उनके भी जो पुत्र है, उनके पुत्र वधु हैं, सब तैयारी कर रहे थे। और जहाँ तक आप भी उसी परिवार से आते हैं, आपको टिकट मिलती है और आपको कहीं ना कहीं उपचुनाव अगर की दृष्टि से देखा जाए तो 12,000 वोटों से आप चुनाव हारते हैं। ये एक उपचुनाव की दृष्टि से बड़ा मार्जिन होता है। क्या प्रमुख वजह रही चुनाव हारने की? देखिए, प्रमुख वजह ये रही कि अगर पूर्व में मुझको जानकारी होती कि इलेक्शन लड़ना है तो एक जो जनसंपर्क होता है उसको करने में मैं सफल रहती। जो ये मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है, अगर वोट बैंक देखे तो 61,000 मत मुझे मिले। हाँ, कहीं ना कहीं वह भी बहुत सम्मान, लगभग 8% का अंतर आया जीत और हार। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हाईएस्ट वोटिंग में से है, जो भाजपा की सबसे हाईएस्ट वोटिंग है। हम अगर अमूमन देखें तो हम अगर 48,000 50,000 क्रॉस करते हैं तो हम चुनाव जीत लेते हैं। ठीक है, लेकिन 61,000 वोट के बाद हम चुनाव लूज किए। उसकी एक बड़ी वजह थी कि यहाँ हमारी विधानसभा में त्रिकोणीय या सतना जिले में का एक त्रिकोणीय मुकाबला होता है। ठीक है, जिसमें एक बीएसपी की बहुत अहम भूमिका रहती है। बीएसपी पार्टी जब लड़ती है तो इसका बहुत एक बाहुल्य वोट बैंक है। बहुजन शायद उसमें उपचुनाव में चुनाव इलेक्शन हम आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि नहीं लड़ती है, बीएसपी पार्टी नहीं लड़ती। तो वो डाइवर्जन ऑफ जो वोट हुआ उस पार्टी का, तो वो पूरा का पूरा कांग्रेस की तरफ हो गया। मार्जिनल हम कह सकते हैं कि बीएसपी में बीजेपी में कन्वर्ट हुआ, पर मैक्सिमम जो है कांग्रेस के। चलिए, ये तो खैर एक पॉलिटिकल एनालिसिस है, बट पॉलिटिकल एनालिसिस से हटकर प्रमुख जो धरातल की जो वजह रही होगी, जो कैंपेन आप कर रही थी, संपर्क साध रही थी, प्रचार कर रही थी, उस पर आपको क्या समझ में आया? वो क्या कोई ऐसी वजह बन पाई कि आपने उस तरीके से अपनी बात नहीं पहुंचा पाए आप उस जनता को रायगांव विधानसभा में? बिल्कुल, देखिए, आप जानते हैं कि 20 दिन का इलेक्शन ड्यूरेशन मिलता है, जिसमें आपको कैंपेनिंग भी करनी रहती है, साथ में बहुत सारी सभाएं होती हैं। तो उस कारण से कैंपेनिंग तो हुई, और कैंपेनिंग जब बिगिनिंग हुई टिकट अनाउंसमेंट के बाद, तो कैंपेनिंग की वजह से ही इतना वोट बैंक बढ़ा है। जब लोगों से मैं मिलने का जो असर हुआ, तो उसमें लोगों की एक मेंटेलिटी थी कि कौन है, कैसा स्वभाव होगा, क्या नहीं। तो वो ग्राउंड लेवल के लोगों का थोड़ा सा जो कहते हैं ना, बहकाया जाता है, बताया जाता, तो विपक्ष उसमें ये बरगलाने में सफल रहा, हम कह सकते हैं। कि कौन सा विपक्ष? एक विपक्ष तो वो जो कांग्रेस था, और एक गुटबाजी वाला विपक्ष भी था रायगांव में। गुटबाजी वाला नहीं, पर विपक्ष इस मामले में बहुत हावी रहा। हम कांग्रेस पार्टी की करेंगे कि वो इस चीज़ को बताने में सफल रहे कि हम कैसे हैं, किस विचारधारा के, हमारा स्वभाव कैसा है, मिलने में कैसे हैं। तो उस चीज़ का ड्रॉबैक हुआ,
जो कि अभी लगातार 2 वर्षों में मैं डे सेकंड, मतलब चुनाव हारने का जिस दिन डिक्लेरेशन हुआ, मैं चुनाव लूज़ करी, उसके बाद मैंने एक चीज़ उसी रात को डिसाइड की कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, या तो मैं बैकआउट हो जाऊँ और या तो मैं स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने डे नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया। क्षेत्र में जाती हैं, भ्रमण करते हैं? पर डे मैंने अभी तक आप जितना ड्यूरेशन हुआ है इलेक्शन के 21 के बाद का 21 के इलेक्शन के बाद से, मतलब जिस दिन हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके नेक्स्ट डे से मैं लगातार फील्ड में, लगातार, मतलब पर डे मेरा शेड्यूल। तमाम सत्ता प्रशासन सब कुछ लगा रहा हो आपके उपचुनाव में, और तमाम तरह की घोषणाएं भी हुई होंगी, तो आपको घोषणाओं की पूर्ति भी हुई, पूर्ति हुई क्या? कितनी पूर्ति हुई? लगभग 80% अनाउंसमेंट्स पूरी करी जा चुकी हैं, बड़ी से बड़ी। अभी हम बड़ी अनाउंसमेंट में देखें तो महाविद्यालय हमारे कोठी क्षेत्र को मिला। रेगांव में जो महाविद्यालय मिला था उसका कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलमोस्ट चालू है, कंप्लीशन की ओर है। रेनोवेशन के लिए 100 बेड का हॉस्पिटल हमारे रेगांव में था। एक बड़ी अनाउंसमेंट आपकी इसमें रेगांव विधानसभा में रोड्स को लेकर थी, वो हुए 5 नए पावर सब स्टेशंस का अभी भूमि पूजन हो चुका है। और ऐसे ही ऐसे अभी बहुत से ऐसे अनाउंसमेंट हैं जो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए थे, वो पूर्ण भी हो चुके हैं। रोडों का काम, बहुत सी रोडें पूरी हो चुकी है, बहुत से काम लगा है, बहुत सी टेंडरिंग की तरफ है। ऐसे ऐसे करके जो अनाउंसमेंट्स हैं वो लगभग 80 प्लस हमारी फुलफिल हो चुकी हैं। प्रतिमा बागरी के लिए रेगांव विधानसभा के लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा चीज़ आपने सोची है कि आने वाले चुनाव में अगर आपको प्रत्याशी बनाया जाता है तो क्या आपने कुछ सोचा है कि आप क्या रेगांव विधानसभा को देने वाली हैं? बिल्कुल, जो हमारी अब रेगांव विधानसभा में पिछड़ेपन का टैग था, तो कहीं ना कहीं वो तो दूर हो रहा है। और उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब जब भी मैं गई हूँ उन्होंने पूरी तरह सहयोग किया, और उस अनाउंसमेंट्स को लेकर मैं बिगिनिंग में ही गई हूँ कि आपको, मैं हारी जीती लेकिन जनता का समर्थन हमें भरपूर मिला है, 61,000 वोट मिले हैं, तो कहीं ना कहीं और लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए एक धन्यवाद सभा उन्होंने की। उसके बाद अनाउंसमेंट्स को पूरी करने के लिए अगर मैंने निवेदन किया तो एक एक करके उन्होंने धीरे धीरे लगभग सभी अनाउंसमेंट्स अपनी पूरी की हैं, जो कि मैं कहती हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं भले इलेक्शन हारी लेकिन अगर मैंने उनसे निवेदन किया तो उन अनाउंसमेंट्स को उन्होंने पूरा करने का काम किया है, बिना ये भेदभाव किए कि विपक्ष के हमारे वहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी, देखिए आप भी आप भी युवा है, तो युवा के पास एक रोजगार एक बड़ी समस्या है। रेगांव विधानसभा में एक रोजगार वहाँ भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है विधानसभा चुनाव में, और फिर पिछले चुनाव में भी रहा होगा। उसके लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा विजन बनाया है? विजन हमारी सरकार है, उसमें बहुत सारा विजन बना के काम। तो सीखो कमाओ योजना, सीखो कमाओ योजना के अलावा अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेगांव विधानसभा में अमूमन ऐसी कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं डेवलप है। उसके लिए प्रयास रहेगा कि कोई ना कोई फैक्ट्री या वो लाने पे हम सफल हों, जिसके माध्यम से हमारे रेगांव विधानसभा के युवा जो है उसमें मर्ज हों और उसमें काम उनको मिले, रोजगार मिले। इस तरह की प्लानिंग है। दूसरा प्लानिंग है कि हमारे यहाँ अभी भी जो है कुछ चीज़ों के ड्रॉबैक, जैसे स्कूल्स में CM राइज स्कूल डेवलप हुई हैं, बट जो वर्किंग स्कूल है उसमें प्रॉपर अभी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अगर हम मॉनिटरिंग करेंगे तो वो स्कूल्स बहुत अच्छे से संचालित की जा सकती है। दूसरी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है आपके मेडिकल जो हेल्थ इश्यूज है उसको लेकर है। कोठी में जो हॉस्पिटल है वहाँ मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, उसके माध्यम से लगभग समस्याएं वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है, तो उनको डिस्ट्रिक्ट नहीं आना पड़ता। इस तरह की ही वर्किंग में हमको देखना है कि जो हमारी लोकल स्तर पर लोगों को शहर की तरफ ना पलायन करना पड़े, वो अपने गांव में, अपने आसपास के एरिया में उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो फुलफिल हो जाए, तो वो शहर की तरफ ना पलायन। ठीक है। रेगांव विधानसभा का एक फैक्टर जो है कास्ट फैक्टर, कास्ट फैक्टर पे पूरा चुनाव कहीं ना कहीं आसपास उसके इर्द गिर्द रहता है। कास्ट फैक्टर में आप चूंकि बागरी परिवार, आप चूंकि हरिजन वर्ग से आती हैं, तो कहीं ना कहीं उन मतदाताओं की संख्या कम है वहाँ पे। आपको टिकट मिली, आप चुनाव हार गई, तमाम लोग टिकट मांग रहे थे वहाँ से, स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी के परिवार से भी टिकट मांग रहे थे, उनके पुत्र मांग रहे थे, उनकी वधू मांग रही थी, उनको टिकट नहीं मिली। आपकी एंट्री हुई, आप चुनाव हार गई, तो आने वाले चुनाव में वो जो
बागड़ी परिवार का जो एक फैक्टर रहा, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कम हुआ। अगर आप चुनाव जीत जाती तो वो एक मजबूती बनी रहती उस बागड़ी परिवार के लिए या उस हरिजन के लिए। तो आपको नहीं लगता आने वाले चुनाव में थोड़ा कठिन हो जाएगा? नहीं, आने वाला चुनाव बहुत इजी रहेगा। हम उस इलेक्शन के देखें, अगर हम कहते हैं बागड़ी मतदाता, ठीक है, बागड़ी मतदाता 12 से 15 हजार है, ठीक है, और जो एससी कम्युनिटी का मतदाता है वो 28 हजार है। ठीक है, तो 28 हजार का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कितने पार्ट्स में, क्योंकि उसमें अगर कैंडिडेट बीएसपी भी लड़ेगी इस बार, आपकी कांग्रेस से भी लड़ेंगी, और आपकी आम आदमी पार्टी अदर से भी, निर्दलीय भी, ठीक है, तो उसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल जो लड़ने वाला है वो उसी कम्युनिटी का है। तो आप 28 हजार में कहते 30 हजार भी है या 35 हजार भी है, तो उस वोट्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पब्लिकली तो लोकल सब वोट खींच ले जाएंगे। लेकिन अगर बागड़ी कास्ट की वोटिंग की बात करते हैं तो वो टोटल वोटर बीजेपी का वोटर है, वो टोटल वोटिंग भाजपा को करता है। तो अगर वो पूरा का पूरा वोट बैंक आप कहते हैं कि अगर बागड़ी को नहीं देते हैं टिकट, और मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि बागड़ी परिवार से और लोग भी दावेदारी कर रहे थे, अगर उनको टिकट मिलती तो थोड़ा तो ये, और आप चूंकि आपको कोई भी चुनाव जीत जाए जी, तो चुनाव जीतने का एक फैक्टर अलग होता है अगले वाले विधानसभा चुनाव में जाने के। चूंकि चुनाव आप हार चुके हैं, उस हार को कैसे वो बदल पाएंगे उस जीत में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पब्लिक से आदमी का संपर्क टूट जाता है लोगों के। आप हारने के स्वर्गीय जुगल किशोर बागड़ी जी भी 3 बार चुनाव हारे हैं, ठीक है, 2 बार पार्टी से हारे, 1 बार भाजपा का गढ़ रहा, भाजपा की भूमि मानी जाती लेकिन आप कब डिफीट होते हैं, जब आप फील्ड छोड़ देते ठीक हैं। है, हमने फील्ड नहीं छोड़ी, हमने आपको बताया नेक्स्ट डे से हमने ठीक। फील्ड पे अपना वर्क चालू कर दिया, ठीक है, लोगों से मिलना। आज आप फील्ड पे जाएंगे तो इतना बच्चा भी ये बता देगा कि कौन जा रहा है, किसकी गाड़ी निकली है, कौन खड़ा है। उस समय की ये कंडीशन थी जब चुनाव की स्टार्टिंग थी, तो भले कल्पना जो वर्मा जी चुनाव लड़ चुकी थी, ठीक है, लेकिन पब्लिक डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रही थी कि ये प्रतिमा खड़ी है या कल्पना खड़ी है। मतलब पब्लिसिटी की बात करें तो उस समय इतनी पब्लिसिटी नहीं है, जबकि चुनाव के 2 साल हो गए, तो वो 2018 में चुनाव लड़ी हैं और लूज करी हैं। उसके बाद उन्हें बाई इलेक्शंस पे रिपीट किया गया, ठीक है, तो एक सिंपैथी वोट भी उनके साथ जुड़ गया था कि इलेक्शन लूज कर सके। ठीक है। सेम कंडीशन अगर अब हमारी बात करें तो हमने फील्ड पे वर्क तो आपके अनुभव की कमी मान लें कि ये अनुभव की कमी, चूंकि आप युवा रही, अनुभव कमी रही, क्षेत्र में उतना संपर्क नहीं रहा, ये उन प्रमुख वजह अनुभव की कमी नहीं मान सकते उसको, हमारा तमाम प्रोपागेंडा निकले कि भाई आपका मतदाता सूची में नागौर में भी नाम है, रैगांव में अब वो देखिए, अगर फिर भाजपा ने कहा कि नागौर से कटवा मैं दिया कहूँ गया कि है। अगर मयंक त्रिपाठी एक है तो असंभव तो है नहीं। अगर आप मयंक त्रिपाठी को ढूंढने जाएंगे तो संभवतः आपको हर तो विधानसभा आपको लगता है अनुभव की कमी रही इसलिए आपको घेरते गए लोग, विपक्ष के लोग? विपक्ष का काम ही है घेरना। अभी भी तो सरकार को घेरते हैं, तो उनका काम है घेरना। लेकिन उससे हमको निकलना कैसे है, हम सच्चाई क्या है उसको देखें। पब्लिक मीटिंग में आप भावुक हो गई, तमाम तरह के मीडिया में पोस्ट चली। बिल्कुल थोड़ा सा, हाँ, ये चीज नहीं फेस किया था कि पॉलिटिक्स में इतना कुछ फेस करना पड़ता है। लोग आपको हर जगह ट्रोल करने वाले मिलेंगे, तो वो ट्रोलिंग इतनी ज्यादा होगी कि आपकी व्यक्तिगत छवि पे वो कहीं ना कहीं हावी होने लगती है। आप क्या हो और ट्रोलिंग आपको क्या बना देती है। तो इस चीज से थोड़ा सा भावुकता आई थी, और निश्चित तौर पर मैं इसको मानती हूँ कि इसको कह सकते हैं मैंने कभी इस चीज को फेस नहीं किया था, तो उसका ड्रॉबैक था। लेकिन उसको कहते हैं ना कि फेस करते करते आज इतने मजबूत हो गए हैं। सच में वो आप भावुक हुई थी कि वो भी कोई प्रोपेगेंडा के? नहीं, वो प्रोपेगेंडा नहीं था, सही में जब आपके ऊपर इस तरह के लांछन लगाए जाए और आपकी मतलब डिग्निटी को चैलेंज किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से बहुत खराब लगता है। उस चीज़ों को मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती। ठीक है। और वास्तव में लगा था कि उस समय के पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अगर व्यक्तिगत छवि पे इतने तो आप कैसा लग रहा है राजनीति में, आप कैसा? अब राजनीति में काम करते करते ऐसे लोग आपको हर राह पे मिलेंगे, पर कहते हैं ना कि आपके ऊपर कोई उंगली उठा रहा है तो वो ये नहीं देखता कि आप पॉइंट आउट कर रहे हो दूसरे के ऊपर, पर बाकी की 3 उंगलियां आपके ऊपर पॉइंट आउट हो रही हैं। तो आप पहले अपनी व्यक्तिगत छवि पे देखो। जो पॉइंट आउट करते हैं, आपके ऊपर नुक्स निकालते हैं, निश्चित तौर पर उनकी खुद की व्यक्तिगत कोई छवि नहीं होती है, इसलिए वो दूसरे के ऊपर ट्रोलिंग करते हैं और कहते हैं कि कुछ पार्टी पॉलिटिक्स में ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। और हमको अपनी जनप्रतिनिधि होने का
इसीलिए सम्मान करना चाहिए कि आपके साथ जनता रहती है और जनता आप पे विश्वास करती है, और जब आप पे विश्वास करती है, भरोसा करती है, आपको आगे भेजती है, तो आप पे इतना खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप ये फेस आउट करके आप उसमें मूव ठीक है। करो। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार की एक बड़ी योजना चल रही है, लाडली बहना योजना। बिल्कुल क्योंकि आप भी महिला हैं, जी। तो क्या देखती हैं इसका आने वाले चुनाव में कोई अंडर करंट देख रही हैं आप? बहुत 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 बड़ा करंट है इसमें। महिलाएं निश्चित तौर पर आप देखते हैं कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं और खासकर गांव में, तो उनकी पॉकेट मनी नहीं होती, वो सेविंग नहीं होती। अगर उनके हस्बैंड उनको नहीं प्रोवाइड करते तो उनके पास सेल्फ अर्निंग कोई होती नहीं है, और वो वर्किंग वुमेन्स के पास डिमांड रहती है, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट रहती है जिनको उनको फुलफिल करना रहता है। तो उसको लेकर जो शिवराज जी ने ये योजना लाई, लाडली बहना योजना, इसके माध्यम से उनको इकोनॉमिकली बहुत आर्थिक रूप से सशक्त। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो योजना ला रही है कि सरकार में आएंगे तो 500 में गैस सिलेंडर दे देंगे। नहीं, उसमें योजना के लिए ये कहूंगी कि जब सरकार थी उनकी, तब उनको ये योजना ला देनी चाहिए थी। शिवराज जी के बाद ही क्यों? खैर कोई भी योजना आती है तो भारतीय जनता पार्टी योजना जब लॉन्च करती है उसके बाद ही आप काउंटर क्यों? ये तो बाढ़ा बोलना हो जाता है कि एक तरीके से कि शिवराज जी ने 1000 की अनाउंसमेंट की तो उसमें हमने बढ़ के 1500 बोल दिया। तो उसको भी शिवराज जी ने हमारे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हुए ये किया कि उसको भी बढ़ा करके, और उनका उनका तो ये टारगेट है कि हर महिला की इनकम जो है 10,000 पर मंथ हो जाए, जिससे वो अपने घर को सुचारू रूप से चला सकें। तो निश्चित तौर पर ये जो एक विजनरी मैं कहती हूँ पॉलिटिक्स होती है, वो बीजेपी में होती है। तो विजन के साथ आगे बढ़ते हैं और विजन के साथ ही काम करते हैं, और विजन के साथ लोगों का हित भी होता है। उसमें आप मॉनिटरिंग अच्छी रखिए तो ग्राउंड लेवल पे अच्छे से उतारिए उसको, तो हर एक व्यक्ति आज के डेट में सशक्त हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। आ जाते हैं आप आने वाले विधानसभा चुनाव को। अब लगभग 4 से 5 महीने बचे हैं। बिल्कुल। दावेदारों की भाजपा में रैगांव विधानसभा के लिए फहरिस्त में काफी दो चार नाम भी जुड़े गए हैं, जैसे उषा चौधरी शामिल हुई, आप भी हैं जिनको टिकट नहीं मिली पिछली बार जुगल किशोर बागरी जी के परिवार से, वो लोग भी हैं, और रानी बागरी हैं, तमाम लोग हैं। क्या देख रही हैं? अपनी दावेदारी कैसे प्रस्तुत कर रही हैं? कहाँ कैसा लग रहा है आपको? मतलब कितनी मजबूती के साथ? मैं दावेदारी अपनी इसलिए मजबूत मान रही हूँ, दावेदार निश्चित तौर पर आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे, लेकिन जो परिस्थिति है, मैंने शुरुआत जब से की है तो मैंने एंड अप नहीं किया, उसको बाइंड अप नहीं किया। और जब एक चीज़ की एक लय होती है, कंटिन्यूटी होती है, तो लोग भी उस चीज़ को देखते हैं कि ये अभी चुनाव के इलेक्शन के बिफोर 6 महीने सब लोग आ रहे हैं, और जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर 4 साढ़े 4 साल किसी का पता नहीं चल रहा है, चलता भी नहीं है। और उसके बाद फिर इलेक्शन आते हैं, फिर बहुत सारे दावेदार आ जाते हैं, फिर घूमने लगते हैं, अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अगर पर डे कोई निकल रहा है, पर डे आप भी जानते हैं, पर डे निकलना और एक महिला के लिए निकलना, अपने घर को मैनेज किस तरह करना पड़ता होगा, अपने बच्चों को कैसे मैनेज करना पड़ता होगा, अपने परिवार को, इस सब को परे रखते हुए संगठनात्मक गतिविधियों में भी अपनी पूरी की पूरी भूमिका रहती है, प्लस फील्ड वर्क, उसमें मैंने कभी नहीं कोताही बरती है। तो अगर मैं कंटिन्यू 2 साल से घूम सकती हूँ तो आने वाले 5 साल घर नहीं बैठने वाली। और ये चीज़ लोगों का एक जो विजन था मेरे को लेकर, थॉट थे कि महिला है, चुनाव लड़ ली है, हार गई है, ये घर बैठ जाएगी, तो उस चीज़ को मैंने उनके दिमाग से बिल्कुल आउट कर दिया, और उन्होंने उस मेहनत को देखा है और समझते हैं। और जनता के अगर बीच जाएंगे आप और पूछेंगे तो उनका यही जवाब रहेगा कि उस महिला ने कंटिन्यू मेहनत की है। बाकी सब तो चुनाव के टाइम आए हैं, या क्या कहते हैं, जब से जिला पंचायत इलेक्शन हुआ उसके बाद देखने को मिले हैं, पर मेरी कंटिन्यूटी लगातार बनी हुई है। इसका एक मुझे आपको नहीं लगता कि हाँ मान लेते हैं आप चुनाव में आती हैं जी, तो गुटबाजी का शिकार हो जाएंगी? अगर क्योंकि आप ही के परिवार से लोग जब टिकट मांग रहे थे, वो टिकट नहीं मिले कि पिछली बार गुटबाजी हुई, तो आपने वो समन्वय बैठा लिया है कि अपने परिवार के कुछ, चाहे पुष्पराज बागरी हो, चाहे वंदना बागरी हो, चाहे राज बागरी हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो समन्वय बना हुआ है। एक अभी हम लोग की मीटिंग भी हुई जिसमें हम सभी बागरी कम्युनिटी, चाहे यहाँ के हों चाहे पन्ना के, वो सभी बैठे, और बैठ करके ये डिसाइड हुआ है कि अगर कोई थॉट है किसी के दिमाग में कि पार्टी टिकट मुझे देती है या अन्य किसी को देती है, उसके अलावा कोई निर्दलीय के रूप में लड़ना चाहता है तो वो लड़े, बेशक उसके लिए मना ही नहीं है, पर कास्ट पूरा सपोर्ट नहीं करेगा।
पूरा पूरा कास्ट उसके साथ जाएगा जो इलेक्शन में पार्टी से लड़ेगा। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट कास्ट के भी घट गए। और दूसरा एक चीज़ ये डिसाइड हुई कि हम भी सपोर्ट में अपनी अपनी तरफ से सब लोग लड़ के चलो, मतलब इस बार यूनाइट होकर चुनाव लड़ना है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, कोई डिस्टिंग्विश नहीं रहेगा, किसी में मतभेद नहीं रहेगा, अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो जब पूरा का पूरा समाज आपका इकट्ठा हो जाता है और एक राह पे चल जाता है यूनाइट होकर, तो फिर व्यक्ति विशेष कोई चाह कर भी कुछ नहीं उसमें गड़बड़। तमाम ये भी चर्चा है कि उषा चौधरी को इसीलिए लाया गया है कि उनको आम चुनाव में कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि आम चुनाव में उनको टिकट दी जा सकती है। मान लेते हैं कि प्रतिमा बागरी की टिकट कट गई और किसी और अन्य कैंडिडेट को टिकट मिलती है, तो क्या प्रतिमा बागरी उसी तत्परता सक्रियता के साथ काम करेंगी, चुनाव प्रचार करेंगी या जिताने का काम करेंगी? देखिए, एक चीज़ तो पहले ये क्लियर नहीं है कि आप जो जैसा कहे कि उनको इस बात को लेकर लाया गया है, कास्ट फैक्टर के हिसाब से, क्योंकि कास्ट कल्पना वर्मा के हिसाब से खिलाफ उषा चौधरी एक कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट हो सकती हैं। नहीं, ये कहना गलत होगा क्योंकि उषा चौधरी जी अभी 2018 में बीएसपी से इलेक्शन लड़ी हुई, ठीक है, और उसी समय कल्पना वर्मा भी चुनाव लड़ी हुई हैं, और उसी समय बीजेपी से आदरणीय स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी जी चुनाव लड़े थे। तो अगर आप वोट बैंक की बात करते हैं तो लगभग उन्हें 16,000 वोट मिले थे उषा चौधरी जी को, और 46,000 वोट कांग्रेस पार्टी से कल्पना वर्मा जी को मिले थे, और 62 प्लस वोट आदरणीय जुगल किशोर बागरी। तो उस इलेक्शन के आप रिजल्ट से देखिए कि कितना किसकी मजबूती है या कितने किसके पास वोट बैंक है। पार्टीगत वोट जरूर हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, जो कि लगातार बीजेपी 20 सालों से है यहाँ मध्य प्रदेश में, तो एंटी इनकम्बेंसी भी रहेगी। तो इस नज़रिए से मैं समझना चाहता हूँ। एंटी अनकन्वेंसी रहेगी, लेकिन हमारे यहाँ तो कांग्रेस के विधायक हैं, तो एंटी अनकन्वेंसी अगर होती हुई है तो सिर्फ उन्हीं के खिलाफ होगी, बीजेपी के खिलाफ क्यों होगी? नहीं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उपचुनाव की स्थिति में गया रहेगा। उनका देखिए, हायर लेवल ने उनसे क्या बात करके उनको ज्वाइनिंग कराई, ये हमारे संज्ञान में भी नहीं। समझना ये कि टिकट आपको नहीं मिलती है तो क्या दूसरे दावेदारों को अगर टिकट मिलती है तो क्या उसी तत्परता से काम करेंगे? संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन के लिए काम करते रहे, आप उसी तत्परता से काम करेंगे उनके लिए भी, चूंकि एक विधायक के रूप में वह रह चुकी हैं, अनुभव उनका, और उनके मार्गदर्शन में और मुझे मिलेगी तो उनका सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट आपको मिलेगा, गुटबाजी का शिकार नहीं होने वाली है। बस नहीं, कोई गुटबाजी। प्रतिमा बागरी को टिकट मिलती है तो गुटबाजी नहीं होगी, क्योंकि संपर्क आप साध रहे हैं और चुनाव भी जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिमा जी, आप हमारे जनमन टाइम से जनमन संवाद में जुड़ी या तमाम बेबाकी से आपने सभी सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनमन टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ आए और अपने प्रश्नों के माध्यम से जनता तक हम लोग की भी आवाज़ पहुंचाते हैं, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ।